नमस्कार दोस्तों, अपने इस चैनल पे फोकस टू एग्ज़ाम में मैं विंध्याचल आप सभी का स्वागत करता हूं तथा दोस्तों निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर 2018 का जो पेपर हुआ था उस पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग जीके और साइंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारत का जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है तो वो है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत हमारे संविधान में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के बारे में जिक्र किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। उपभोक्ता की प्राथमिकता पर ही मांग का नियम आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 दोस्तों क्या है? यह एक प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि आप सभी को पता है 36 से लेकर 51 तक हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 40 एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हमारे संविधान में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को कहाँ पे सुनवाई करने का अधिकार है? तो दोस्तों कोई भी न्यायालय हो, कोई भी विधि न्यायालय हो, वहाँ पे भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे सुनवाई करने का अधिकार है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, इसके बारे में किसने कहा था? तो इस बात को महात्मा गांधी ने कहा था। तो गांव के विकास से ही हमारे देश का विकास होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं? तो दोस्तों संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, यहाँ पे आप भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना। संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सुल्तानों के वंश दिए गए हैं। इसमें दोस्तों हमको पता करना है कि सबसे पहले कौन वंश आया था, उसके बाद कौन वंश आया था, उसके बाद कौन वंश आया था। इस सब के बारे में हमको बात करना है दोस्तों। पहला वंश है खिलजी वंश, दूसरा है तुगलक, तीसरा है सैयद और चौथा है गुलाम। तो आप सभी को पता होगा सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सबसे जो लास्ट में वंश था वह था लोधी वंश। क्योंकि दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसी को बाबर ने पराजित करके 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये तो आपको पता ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में सबसे पहले डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सबसे पहले फैक्ट्री डचों ने पुलिकट नामक स्थान पे स्थापित की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू करने वाला कौन था? तो वह दोस्तों थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो जो था एक प्रकार से अंग्रेज था। इसी के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? वह कौन सी जल संधि है जिसके द्वारा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं? तो इसका उत्तर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका आपस में अलग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को अगर हम मथते हैं उससे क्रीम अगर अलग हो जाती है तो इसका कारण क्या है? कौन से बल के द्वारा जो है क्रीम जो है दूध से अलग हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण ही जो है दूध को अगर हम मथ रहे हैं तो उसकी क्रीम अलग हो जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है गतिशील वैद्युत आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अगला प्रश्न है, समानता विद्युत बल में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? समानता जो है विद्युत बल के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है विद्युत बल के अंदर भरी जाती है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रिज्म के गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? अगर हम प्रकाश को प्रिज्म के अंदर से गुजारें सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा रंग करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वह जो है बैगनी। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन करने वाला रंग है वो है बैगनी रंग, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, आँखों की रेटिना किस प्रकार से काम करती है? हमारी जो आँख की रेटिना होती है वो किस प्रकार से काम करती है? हमारी जो आँख की रेटिना है वो कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में धर्म के शिकागो संसद को संबोधित किया था? किस वर्ष दोस्तों अमेरिका का जो धर्म संसद शिकागो था उसे जो है स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था? तो इसका उत्तर होगा 1893 में। 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम धमाके मामले में किसने बचाव किया था? दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष ने अलीपुर बम धमाका जो किया था उसमें किसने इनका बचाव किया था? तो वो थे दोस्तों चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने दोस्तों जो है अलीपुर बम धमाके में अरविंद घोष जो थे स्वतंत्रता सेनानी उनका बचाव किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, वर्ष 1792 में वाराणसी में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 1792 में वाराणसी में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी उसे जो है जोनाथन डंकन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है, याद रखिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? जलवायु जो आधारित क्षेत्र हैं उसका वर्गीकरण दोस्तों हम लोग वर्षा के आधार पर करते हैं। किसके आधार पे? वर्षा के आधार पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जैसा कि मैंने बताया दोस्तों नीति निर्देशक तक हमारे संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे संविधान में अपनाई गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, पेशवा यहाँ पे दोस्तों प्रथा होगी। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? किस जो है पेशवा के काल में जो है ये पेशवा प्रथा को ही अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो वो था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के बाद दोस्तों पेशवा प्रथा अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल कहाँ के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल दोस्तों कलिंग के चेदी वंश के जो है महान शासक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? सबसे पहले पाकिस्तान का नाम जो है किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान का नाम दोस्तों सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है उस पर कौन सा बल काम करता है? जब किसी पिंड को हम लोग पानी के अंदर या द्रव के अंदर डुबाते हैं तो उस पर कौन सा बल काम करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्क्षेप बल काम करता है, जो पिंड के भार के खिलाफ काम करता है। जैसे हम किसी पिंड को पानी में डालते हैं तो नीचे से एक बल काम करता है जो उसे ऊपर ढकेलने का काम करता है, उसे हम लोग जो है उत्क्षेप बल कहते हैं, याद रखिएगा। स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्याक्ष है, उसका कारण क्या है? उसका कारण दोस्तों स्टील जो है
सरलता से विरूपित हो जाती है। स्टील जो है सरलता से विरूपित हो जाती है, इसीलिए जो है स्टील जो है रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक कौन सा है? अमोनिया यौगिक का यूज करते हैं। याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से जो है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश हमारे जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनेमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? एनेमोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है? तो जो हवा का वेग होता है, जिसे हम लोग पवन भी कहते हैं, पवन का वेग जो है एनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कोई भी वस्तु जो है समुद्र में डूब जाती है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा सोनार। सोनार नामक यंत्र का प्रयोग हम लोग समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक चालकता वाली जो धातु है दोस्तों, याद रखिएगा, वो चांदी है। क्या है? चांदी। अगले प्रश्न पे आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी पानी का प्रयोग है हम लोग नियामक के रूप में करते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक जो रबड़ होता है वह किसका बहुलक है? तो दोस्तों, जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, उसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, बिजली बिल की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है? जिसे हम प्रेस भी कहते हैं। इसको गर्म करने के लिए किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है? उसके अंदर जो है कौन सी धातु लगाई जाती है? तो वह धातु है दोस्तों निक्रोन। निक्रोन नामक धातु का प्रयोग किया जाता है इस्त्री को गर्म करने के लिए। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ईमेल का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आर टॉमलिंसन। आर टॉमलिंसन जो है, इन्हें हम ईमेल का जन्मदाता कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये सॉफ्टवेयर की एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वह सॉफ्टवेयर की एक संस्था है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैटिंग क्या है? जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है चैटिंग का मतलब। याद रखिएगा। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल्ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों नगुल्ट्रम जो है वह भूटान की मुद्रा है। कहाँ की है? भूटान की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 18 सितंबर को जो है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नोट करिएगा इस बात को। 18 सितंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था, ये बताना है। दोस्तों लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ पे दोस्तों? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी जो है कितने जो है समय में अपना पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट तथा 49 सेकंड लेती है। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात। गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? साल्टो एंजल जलप्रपात। यह कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अमृतसर शहर जो पंजाब का है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों जन्म स्थान के बारे में पूछा है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वह है कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, महावीर कौन थे? यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से दोस्तों? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। याद रखिएगा। अगर हम पहले तीर्थंकर के बारे में बात करें तो पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है असम में। कहाँ पे है? असम में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? अनाईमुंडी। अनाईमुंडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन परंपराओं के अनुसार प्रथम जो है तीर्थंकर कौन थे। कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव और 24वें जो थे वो थे महावीर स्वामी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है। किसी भी राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित किया गया था दोस्तों 1986 में। दल बदल विरोधी कानून क्या है? कोई भी दल दोस्तों अगर किसी भी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी जिस भी पद पे है वो सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाएगी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कन्नौज। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं तथा शेर खां के बीच, या शेरशाह सूरी भी कह सकते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित होकर हुमायूं को जो है भारत से भागना पड़ा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा आंदोलन था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। तो वह था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ही ऐसा आंदोलन था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा था। ये युद्ध कब हुआ था? 1942 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है? तो दोस्तों न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है। बुलाता कौन है? बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। क्योंकि दोस्तों यही अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का महानतम शासक था। तो इसका उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय जो था वो बादामी के चालुक्य वंश का जो है महान शासक था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण जो है किसके परमाणु का नाभिक होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हीलियम। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह कौन सा है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि जो है कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसकी जो अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है। अगर हम अस्थायी सदस्य के बारे में बात करें तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं उसकी जो कार्य अवधि होती है दोस्तों वो होती है 5 वर्ष। याद रखिएगा। अस्थायी की जो कार्य अवधि है वो है 2 वर्ष, अस्थायी की जो है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान ने कब की थी? 1906 में। याद रखिएगा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 12 सदस्य। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अलग अलग क्षेत्रों के कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1993 में। याद रखिएगा, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है ए। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो सबसे पहले जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना पड़ता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना पड़ता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रव चालित मशीनें जो होती हैं किस सिद्धांत पे काम करती हैं? तो याद रखिएगा, द्रव चालित जो मशीनें होती हैं वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करती हैं। किसके सिद्धांत पे? पास्कल के सिद्धांत पे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये जो है लोहा, क्रोमियम तथा निकिल से मिल के जो है स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रतिऑक्सीकारक है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है कई बार जो है पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जो आकाश में लाल दिखाई देता है रात के वक्त? तो वह है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है? प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जो है किसके द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर होगा जयदेव। जयदेव के द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद रचित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारतीय कृषि में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1966 की जो हरित क्रांति आई थी उसके साथ जो है भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू हुआ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से भूरी क्रांति संबंधित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके जो है प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? चरक जो है किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो वह दोस्तों कनिष्क। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का जो है महान शासक था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो बेहद ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के समय जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। उसे करने वाला कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन था दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो है किस संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की धारणा हमारे देश में ली गई है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो मुद्रास्फीति का सबसे जो है बड़ा कारण है दोस्तों मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, मतलब मार्केट में मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा आ जाना तथा उत्पादन में ह्रास तथा जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाना, यही है मुद्रास्फीति का कारण। याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप के बारे में बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी। याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार हनन का जो है मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के हनन का मामला सीधे जो है उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त जो है वायुमंडल स्तर कौन सा है? किस जो है वायुमंडल में रेडियो तरंगे जो है संचरण करती हैं, मतलब पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा आयन मंडल में। रेडियो तरंगे जो है आयन मंडल में पाई जाती हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा डीएनए को। आनुवांशिक सूचनाओं का जो है मास्टर कॉपी हम लोग डीएनए को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर क्या है? रुधिर क्या है मतलब ब्लड क्या है? तो दोस्तों रुधिर जो है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किसके कारण होती है? वायुमंडल में ओजोन ह्रास जो है मुख्यतः किसके कारण होती है? वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना जो है ओजोन ह्रास का मुख्य कारण होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसे दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है हमारे देश में वर्तमान में जो है मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए जो है आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी, याद रखिएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारी जो है संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेहरौली में जंग रहित स्तंभ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दिल्ली में दोस्तों मेहरौली नामक स्थान पे जो है जंग रहित स्तंभ है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वह था गुप्त वंश का शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। यह कहाँ है दोस्तों? यह है कुतुब मीनार परिसर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ का जो राजा था राणा सागा उसे पराजित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था कानपुर से उसका जो नेतृत्व किए थे वो थे नाना साहब। कौन से दोस्तों? नाना साहब। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो दोस्तों उसका कारण था मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या था? मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी नामक जो घटना हुई थी वो इसी के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा वन्य जीव विहार जो है वो कहाँ है? असम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? वह है भूटान। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, देश रत्न किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देश रत्न कहते हैं, याद रखिएगा। देश रत्न हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से जो है आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। दोस्तों ये सारे के सारे जो है प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आगामी जो होने वाली परीक्षा है आरआरबी ग्रुप डी की, तो ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 1 या 2 बार सही ढंग से देख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आप सभी से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।